क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स को आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है केमिकल काइनेटिक्स की, तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। आखिरकार इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स की, कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, तो अगर तुम इसे गौर से देखोगे, ये केमिकल और काइनेटिक दो अलग अलग शब्द हैं, जिसमें जो काइनेटिक है, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, और इन सिंपल वर्ड्स केमिकल केमिकल मिलके क्या बनाते हैं, रिएक्शन। यानी क्या हो गया है, बेसिकली रिएक्शन का मोशन, रिएक्शन का चलना ही क्या है, केमिकल काइनेटिक है। रिएक्शन का मोशन ही क्या है, केमिकल काइनेटिक। रिएक्शन का चलना केमिकल काइनेटिक है। यानी केमिकल काइनेटिक चैप्टर में हमें यही देखना है कि कोई रिएक्शन का मोशन कैसा है, कोई रिएक्शन किस तरह से चल रही है, कितनी तेज़ है, कितनी धीरे है, चल रही है या नहीं चल रही है। हमें इस पूरे चैप्टर में यही देखना है, रिएक्शन का मोशन। अब गौर से देखो, रिएक्शन और मोशन, ये दो शब्द आपस में फिट नहीं बैठ रहे। रिएक्शन का मोशन, रिएक्शन मोशन, इसीलिए इसको एक दूसरा नाम दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को एक दूसरा नाम दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन का मोशन। समझ गए। यानी केमिकल काइनेटिक क्या हो गया, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की, केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। समझ गए। केमिकल काइनेटिक एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। समझ गए। यानी अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम रिएक्शन के चलने को पढ़ते हैं, रिएक्शन के मोशन को पढ़ते हैं, उसी को केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। पूरा नाम क्लियर हो गया होगा बेसिक के इस चैप्टर में हमें क्या करना है। इस पूरे चैप्टर में रिएक्शन का मोशन ही देखना है हमें, कोई रिएक्शन कैसे चल रही है। ठीक है। अब रिएक्शन के रेट को देखने के लिए, रिएक्शन के मोशन को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई रिएक्शन कितने तरह की होती है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। हमने रिएक्शन को 3 हिस्सों में बांट दिया, हमने रिएक्शन को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। एक है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। और एक मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन, मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन। आगे बात समझ में। हमने रिएक्शन को कितने हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में। कोई रिएक्शन बहुत तेज चलती है, वेरी फास्ट, कोई रिएक्शन बहुत धीरे चलती है, वेरी स्लो, और कोई मीडियम चलती है, ना बहुत तेज़ ना बहुत धीरे, उसे मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन बोलते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें से किसका रेट निकल सकता है, किसका नहीं निकल सकता है, इनके बारे में डीपली देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शन। अब ये वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेज़ हो। अब ऐसी कौन सी रिएक्शन है, इसका एग्जांपल देखते हैं जो बहुत तेज़ चलती है। तो अगर मुझे इसका एग्जांपल देखना है वेरी फास्ट रिएक्शन का, तो वो हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो बहुत तेज़ होती है, वेरी फास्ट होती है, हमें पता नहीं चलता कब पूरी हो गई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबको पता है, पढ़ा रखी होगी मैम वगैरह ने, कि एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म्ड सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबने पढ़ी है। ये जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, इसको पूरा होने में जो टाइम लगता है वो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकंड लगते हैं सिर्फ। समझ पा रहे हो कितना कम टाइम है ये, 1 सेकंड से भी कम में ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। यानी वेरी फास्ट रिएक्शन को पूरा होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, इतना कम टाइम है ये। आधे सेकंड से भी पहले वेरी फास्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब अगर कोई रिएक्शन इतनी तेज़ है तो क्या तुम उसके मोशन को देख पाओगे। अगर कोई रिएक्शन इतनी तेज़ है
तो क्या तुम उसका मोशन देख पाओगे कि वो कितनी तेज़ गई है? नहीं देख पाएंगे डेफिनेटली। मशीन वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। हम जो इंसान हैं वो इसका रेट नहीं निकाल सकते। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। अब कोई रिएक्शन आधे सेकंड से भी कम में हो रही है तो उसके मोशन को हम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते हैं, किसका? वेरी फास्ट रिएक्शन का। इसको समझ जाना कि वी कैन नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। आगे बात समझ में? वेरी फास्ट रिएक्शन देख लिए, अब देखते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो बहुत धीरे चलती है उसको वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? वेरी स्लो रिएक्शन का। क्योंकि लोहे पे जो जंग लगता है, वेरी स्लो रिएक्शन को पूरा होने में मंथ्स भी लग सकते हैं, ईयर्स भी लग सकते हैं। खुद सोचो, कोई लोहा है उस पर जंग लगने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 12 महीने भी लग सकते हैं, पूरा साल, 2 साल, 3 साल। ऐसी कोई बात तो नहीं कि 1 महीने में, 2 महीने में ये पूरी हो जाएगी रिएक्शन। यानी वेरी स्लो रिएक्शन को पूरा होने में लगभग कुछ महीने, कुछ साल लगते हैं, तब जाके रिएक्शन पूरी होती है। समझ गए? अब खुद अपने दिमाग से सोचो, कोई रिएक्शन होने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, महीनों लग रहे हैं, साल लग रहे हैं, तो क्या तुम बैठ के वहाँ पे मोशन देखते रहोगे उसका कि कब उसका मोशन होगा? इतने खाली इंसान हो, ये नहीं देख सकते। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं हम वेरी स्लो रिएक्शन का। समझ गए? वी कैन नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। हम वेरी स्लो रिएक्शन का भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। आगे बात समझ में? इसके बाद देखते हैं, एक लास्ट बची है मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन। अब ये क्या है मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जो ना बहुत तेज़ हो ना बहुत धीरे हो, बीच की हो, मॉडरेट रिएक्शन। अब इससे मुझे एक शख्स की याद आ गई तुम्हारे स्कूल के चलो देखो, ये इसका मतलब क्या होगा स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन का? ऐसी रिएक्शन जो कम से कम टाइम, यानी 1 दिन में हो जाए, 1 डे, या फिर कुछ घंटों में हो जाए, सम आवर्स, उसको बोलते हैं मॉडरेट या स्लो रिएक्शन। कोई रिएक्शन है जो 1 दिन में या कुछ घंटों में हो रही है तो उसका मोशन तो देख सकते हो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। किसका? मॉडरेट या फिर स्लो रिएक्शन का। इसको मॉडरेट भी बोलते हैं और स्लो रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। बात आ गई समझ में? ये 3 तरह की रिएक्शंस थी, ये तीनों समझ ली होंगी। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं हम इतनी देर से। अब आखिरकार रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है? जैसे कोई न्यूमेरिकल में एक रिएक्शन दे रखी है और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकलवाए तो वो निकालते कैसे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की कंप्लीट जानकारी अब आपको मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल से। एक रिएक्शन ले ली मैंने, ए से बी बन रहा है। एक रिएक्शन है जिसमें ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है। रिएक्शन की लेफ़्ट साइड को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और राइट साइड को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई, t बराबर 0 सेकेंड, अभी इनिशियल है, रिएक्शन की शुरुआत ही हुई है 0 सेकेंड पे। अगर मेरे पास रिएक्टेंट 5 ग्राम है और प्रोडक्ट 0 ग्राम है, ठीक है, t बराबर 5 सेकेंड बाद 0 सेकेंड पे रिएक्टेंट 5 ग्राम था, प्रोडक्ट 0 था। रिएक्शन को शुरू हुए 5 सेकेंड हो गए, अब रिएक्टेंट 3 ग्राम हो गया तो प्रोडक्ट कितना हो गया होगा? अरे टोटल 5 था ना, रिएक्टेंट 3 ग्राम हो गया तो प्रोडक्ट कितना हो गया होगा? 2 ग्राम हो गया होगा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? ओवरऑल रिएक्शन का कंसंट्रेशन का मास जो है वो सेम रहता है। ओवरऑल ऊपर देखो 5 ही था तो सब में सेम ही तो रहेगा, इधर 3 है तो उधर 2 हो जाएगा। इसी तरह से रिएक्शन के 10वें सेकेंड में 10 सेकेंड होने पर यहाँ 0 हो गया तो यहाँ कितना हो गया होगा? 5 ग्राम हो गया होगा। ये बात समझ में आती है? इसको ध्यान से देखो, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, ऐसे ही कंसंट्रेशन किसकी? प्रोडक्ट की चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ?
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, change in concentration of reactant and product in per unit time is called rate of reaction, is called rate of reaction। ये आ गई रेट ऑफ रिएक्शन की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन। फिर से समझ लो, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन। मोशन दिख रहा है ना हमें, टाइम के साथ चेंज हो रहा है यानी मोशन हो रहा है, चल रही है रिएक्शन, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आगे बात समझ में, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर है। इस एग्जाम्पल से अब रेट ऑफ रिएक्शन 100% क्लियर हो गई होगी तुम्हारी। इसके बाद इसको लिखते कैसे हैं किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, तो इसकी अब मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं। जो रिएक्शन मैंने ऊपर ली थी, ए से बी बन रहा था, उसी रिएक्शन से देखते हैं। कंसंट्रेशन में चेंज टाइम की वजह से, ऐसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज टाइम की वजह से। ये लिख दिया। चेंज को किससे दिखाते हैं? डेल्टा से दिखाते हैं चेंज को, इसलिए डेल्टा लगाया है। आगे बात समझ में। अब सारे कंसंट्रेशन जो लिखते हैं हम चेंज के, वो आपस में बराबर होते हैं। ये इसके बराबर भी होगा और ये इसके बराबर भी होगा, आपस में बराबर होते हैं ये, ठीक है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो रिएक्टेंट होता है उसमें माइनस लगाते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसमें प्लस लगता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में माइनस लगता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में प्लस लगता है। रटना नहीं है, देखो क्यों लग रहा है। ऊपर देखो, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस हैं। अब ज़रा इसे ध्यान से देखोगे तो ये टाइम के साथ साथ घट रहा है ना, डिसअपेयर हो रहा है, कम हो रहा है, तो कमी माइनस दिखा रहा है उधर, ठीक है। और जो प्रोडक्ट में प्लस लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, इसलिए प्लस लगाया है। आगे बात समझ में, रिएक्टेंट में माइनस और प्रोडक्ट में प्लस क्यों लगाते हैं। हो गया क्लियर। अब देखो, अभी हमने देखा था ए से बी बन रहा है, इसकी हमने रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख दी थी। इसमें देखो, ये जो रिएक्टेंट वाली साइड होती है, इस रिएक्टेंट वाली साइड को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट वाली साइड को बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों है कि रिएक्टेंट को डिसअपेरेंस बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, और प्रोडक्ट को रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट क्या है, टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है, इसलिए वहाँ पर लिखा है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है या अपेयरेंस बढ़ रहा है, तो उसको बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आगे बात समझ में, यानी अब से रिएक्टेंट को क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट को क्या बोलोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब और भी बहुत सारे रिएक्शंस लेके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे A + B से बन रहा है C+D, इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है R, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, और सब आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल लग गया। जो जो रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस, जो जो प्रोडक्ट है उसके आगे प्लस, हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। इतना आसान है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। अब वीडियो को पॉज करके एक रेट ऑफ रिएक्शन तुम खुद से निकालो, ये निकाल ली होगी। अब इसका आंसर देखो, ये हो जाएगा डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और सब आपस में बराबर होते हैं। रिएक्टेंट है A, B भी रिएक्टेंट है और C प्रोडक्ट है, तो ये माइनस प्लस लग गए, ठीक है। अब बनाना आ गया। इसके बाद एक और देखते हैं, जैसे PCl3 + Cl2 से बन रहा है PCl5, PCl3 + Cl2 से बन रहा है PCl5। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है R। बहुत आसान है, देखो डेल्टा PCl3, बस ये वाला ब्रैकेट लगा दो, अपॉन में डेल्टा T इक्वल डेल्टा Cl2, ये ब्रैकेट लगा दो, अपॉन में डेल्टा T। इसी तरह से इक्वल में डेल्टा PCl5, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, अपॉन में डेल्टा T। जो जो रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस, जो प्रोडक्ट है उसके आगे प्लस। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना अब तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया होगा।
अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ PCl3। रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ Cl2। ये प्रोडक्ट है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5। इस तरह से पता भी होना चाहिए। अब तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आ गया है बहुत बढ़िया से। अब अगर किसी कंसंट्रेशन के आगे कोई कोफिशिएंट आ रहा है, कोई डिजिट आ रही है, कोई कोफिशिएंट, तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे A के आगे 2 है तो 1/2 कर देंगे, बस हो गया। C के आगे 3 है तो 1/3 कर देंगे, हो गया। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। आगे ही लिखनी एक, अब तुम खुद से करके देखना होमवर्क से। 3A + B, यहाँ पे C + 4D, ये तुम्हारे होमवर्क की रिएक्शन है, इसको खुद से करके देखना। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इसका। इसके बाद देखो, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट, मुझे अगर ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का, जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे टाइम है, इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा ये, और इधर कंसंट्रेशन है और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ये कंसंट्रेशन और टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाना है मुझे। तो ये कैसे बनेगा? देखो, कंसंट्रेशन 2 होंगे, एक तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और एक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। इधर देखो, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। टाइम बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, यानी इसका ग्राफ मैं इस तरह से बना सकता हूँ। कंसंट्रेशन घट रहा है और टाइम बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन तो नीचे की तरफ घट रहा है और टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है, टाइम बढ़ रहा है और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और आगे की तरफ टाइम बढ़ रहा है। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये है कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, समझ गए? और ये कर्व में होता है। कभी कभी पूछते हैं कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन या कर्व? तो कर्व में होता है। ठीक है।